डोभाल जी ऑपरेशन ग्रीन लीफ का प्लान टेबल पर रखते हैं, लेकिन मोदी जी मना कर देते हैं। 26 मई 2014 मोदी जी के शपथ लेते ही आईएसआई का मेजर इकबाल और कई आतंकवादी ग्रुप प्लान बनाते हैं। नेपाल बॉर्डर से 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत में भेजो। मकसद एक, भारत में तबाही। डोभाल साहब को जब यह खबर मिलती है, वो एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। इतने बड़े हमले की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उसी वक्त सुबह होते होते यूपी के मशहूर गैंगस्टर अतीक को पुलिस उठा लेती है। डोभाल जी जानते थे, ऑपरेशन ग्रीन लीफ के बिना आतंकवाद को भारत में घुसने से रोकना नामुमकिन है। तो क्या था ऑपरेशन ग्रीन लीफ और क्यों था ये इतना जरूरी? आइए पूरी कहानी जानते हैं। खनानी भाई कई सालों से हिंदुस्तान में नकली नोट भेज रहे थे। ये काम उन्होंने इस्लामाबाद के एक मदरसे में बैठकर दाऊद और मेजर इकबाल के साथ मिलकर शुरू किया था और 2013 तक वे 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट हिंदुस्तान भेज चुके थे। एक भी नोट पकड़ा नहीं गया था और अब उनका अगला निशाना था कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन सके। उस वक्त उनके पास एक ब्लूप्रिंट था जो किसी नेता ने उन्हें दिया था। वही नेता जिसके हाथों में कई अंगूठियां थीं और जिसकी एक ही शर्त थी कि उसके खिलाफ कभी कोई गवाह ना खड़ा हो। और खनानी ने वो शर्त मान ली, क्योंकि उसे पता था कि असली नोट का नक्शा मिलना इतना आसान नहीं होता। मेजर इकबाल ने रास्ता सुझाया था, नेपाल बॉर्डर, जहां से माल आसानी से यूपी में घुस सके। और यूपी में अतीक था, जिसका जाल इतना फैला हुआ था कि पैसा उसके रास्ते से जाए तो पूरे हिंदुस्तान में बिखर जाए। और इसी तरह 2014 से पहले 11,000 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान भेजे गए ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री न बन सके। लेकिन मोदी जी जीत गए। जब मई 2014 में मोदी जी ने शपथ ली तो उस रात इस्लामाबाद के उस तहखाने में बैठे सबके चेहरे पर एक ही भाव था कि 11,000 करोड़ पानी में गए। और दाऊद ने जो पहली बात कही वो ये थी कि हम गलत जगह खर्च कर रहे थे, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। उस रात उन्होंने तय किया कि अब 60,000 करोड़ भेजे जाएंगे, और सिर्फ पैसा नहीं, साथ में हिंसा भी, ताकि देश एक साथ दो मोर्चों पर लड़े और कहीं न पहुंच सके। लेकिन मेजर इकबाल को एक और डर था जो उसने 2015 में सबके सामने रखा कि अगर 2017 में यूपी का चुनाव योगी के हाथ गया तो यूपी में उनका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अतीक समेत सब पकड़े जाएंगे और नेपाल बॉर्डर वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो करना है वो 2017 से पहले करना होगा। दाऊद ने सुना और बस इतना कहा। तो नवंबर 2016 आखिरी मौका है। और इसी के साथ 9 नवंबर 2016 की तारीख तय हुई, जब 6,000 करोड़ की पहली बड़ी खेप नेपाल बॉर्डर से यूपी में घुसनी थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी और पूरा देश उस जोश में था जो बरसों बाद आया था, जब ये साबित हो गया था कि हिंदुस्तान अब सिर्फ बयान नहीं देता, घर में घुसकर मारता है। और ये बात पाकिस्तान को भी पता थी कि कुछ बदल गया है। डोभाल जी उस दोपहर अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे, जैसे वे अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले करते थे, कि उनका एक अधिकारी तेज कदमों से उनके पास आया और रुककर बोला, सर, हमारे एक स्पाई ने खबर भेजी है, पाकिस्तान 60,000 करोड़ के नकली नोट हिंदुस्तान में भेजने की तैयारी कर रहा है। डोभाल जी एक पल के लिए रुके, टहलना बंद किया और फिर धीरे से बोले, 60,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये पैसा हिंदुस्तान में आ गया तो हालात बहुत खराब होंगे, बाजार हिलेगा, लोग डरेंगे और जो स्थिरता अभी बनी है वो टूट जाएगी। वो फिर चलने लगे, लेकिन अब उनके कदमों में एक मकसद था। उरी के बाद भी इन्हें अक्ल नहीं आई, लेकिन इस बार हम इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी कभी हिम्मत नहीं होगी। फिर वे उस अधिकारी की तरफ मुड़े और बोले, स्पाई को तुरंत संपर्क करो और ये पता लगाओ कि 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी छपने बाकी है, क्योंकि इस एक बात पर सब कुछ निर्भर करता है। अधिकारी मुड़ने लगा तो डोभाल जी ने एक बात और कही, मेरे पास एक प्लान है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी को मनाने की कोशिश करता हूँ। मेजर शोभित शर्मा कोई आज के जासूस नहीं थे। वे कई सालों से पाकिस्तान में थे, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की तरह जीते हुए, और इतने करीब थे कि जिन लोगों की खबरें वे दिल्ली पहुंचाते थे
वे लोग उन्हें अपना आदमी समझते थे, उन पर भरोसा करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे लियारी गैंग में शामिल थे। खानानी भाइयों से उनके अच्छे संबंध थे और मेजर इकबाल के साथ भी वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और इसी वजह से 60,000 करोड़ वाली खबर सबसे पहले उन्होंने ही डोभाल जी तक पहुंचाई थी। अब उन्हें नया आदेश मिला था, ये पता करो कि नोट छप चुके हैं या अभी छप रहे हैं। मेजर शोभित शर्मा ने एक योजना बनाई। उन्होंने खानानी से मुलाकात की और मेजर इकबाल को भी साथ बुलाया और बातों बातों में ये बात छेड़ी कि नेपाल बॉर्डर का रास्ता अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। हिंदुस्तानी एजेंसियां उस रास्ते पर नजर रखने लगी है और अगर इतनी बड़ी रकम उसी पुराने रास्ते से भेजी गई तो पकड़े जाने का खतरा है। मेरे पास कई और रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो किसी की नजर में नहीं है। मैं ये पैसा हिंदुस्तान में सुरक्षित पहुंचा सकता हूं। खानानी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मेजर इकबाल की तरफ देखा और फिर बोला, पहले देखो। खानानी उन्हें एक फैक्ट्री में ले गया। मेजर शोभित शर्मा ने जो देखा वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक बहुत बड़ा गोदाम और उसमें करोड़ों रुपए के नकली नोट पहले से बंडल बंधे हुए, थैलों में भरे हुए, भेजे जाने के लिए तैयार, बस एक इशारे का इंतजार। नोट छप चुके थे। मेजर शोभित शर्मा ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे वहां खड़े रहे, गोदाम को देखते रहे और मन ही मन वो सब दर्ज करते रहे जो वे दिल्ली को बताने वाले थे। लेकिन खानानी के मन में एक डर था जो उस पूरी मुलाकात के दौरान उसकी आंखों में दिखता रहा कि कहीं ये खबर डोभाल जी तक न पहुंच जाए, क्योंकि अगर दिल्ली को पता चल गया तो सारा खेल खत्म। उधर दिल्ली में पीएमओ के एक कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, मोदी जी और डोभाल जी। डोभाल जी ने सीधे बात शुरू की, सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ को जितनी जल्दी हो सके लागू करना होगा। इस बार 60,000 करोड़ नेपाल बॉर्डर से हिंदुस्तान में आने वाले हैं और ये नकली करेंसी है जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। मोदी जी कुछ देर चुप रहे। वे गहरी सोच में थे। उन्हें पता था कि अगर ऑपरेशन ग्रीन लीफ अचानक लागू किया गया तो देश में बड़ी हलचल मचेगी, आम आदमी परेशान होगा और जो असर होगा वो सिर्फ दुश्मन तक नहीं रुकेगा। मोदी जी ने मना किया, डोभाल जी, ये सही कदम नहीं होगा। डोभाल जी ने एक पल रुककर कहा, सर, अगर ये पैसा हमारे देश में आ गया तो आतंकवाद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है जो देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहता है। मोदी जी ने पूछा, कोई और तरीका नहीं है डोभाल जी? डोभाल जी ने सीधे आंखों में देखकर कहा, सर, पैसा छप चुका है और इन लोगों की हिंदुस्तान में पकड़ बहुत मजबूत है। यूपी से लेकर बॉर्डर तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर थोड़ा रुक कर बोले, लेकिन सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू करने से पहले यूपी में इनका नेटवर्क तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो नेटवर्क खड़ा है तब तक ये पैसा किसी न किसी रास्ते से अंदर आता रहेगा। कमरे में चुप्पी छा गई। मोदी जी खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर दिल्ली थी और उनके कंधों पर एक ऐसा फैसला था जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूने वाला था। 7 नवंबर की सुबह मेजर शोभित शर्मा की खबर डोभाल जी तक पहुंच चुकी थी। करेंसी छप चुकी है और 9 नवंबर को वो हिंदुस्तान में दाखिल होगी। डोभाल जी उसी सुबह यूपी के डीजीपी से मिले। कोई लंबी बैठक नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ एक निर्देश। पीएमओ से आदेश है, अतीक को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना है। डीजीपी ने एक पल सोचा, फिर बोले, सर, अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस है, लोकल मूवमेंट पर पकड़ है और उसके आदमी हर थाने के इलाके में फैले हुए हैं। अगर हम बिना प्रॉपर सर्विलेंस और कॉर्डन के उसे अचानक उठाने की कोशिश करेंगे तो सांप्रदायिक तनाव और दंगे का खतरा है। डोभाल जी ने उन्हें सुना, फिर सीधे बोले, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर ये नहीं किया गया तो जो गड़बड़ी होगी वो किसी दंगे से बड़ी होगी। इसलिए जो भी तरीका अपनाना हो अपनाओ, जो भी रिसोर्स चाहिए मांगो, लेकिन ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। डीजीपी समझ गए कि ये एक रूटीन अरेस्ट नहीं थी, ये एक ऑपरेशन था जिसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने वापस जाते हुए अपने स्पेशल टास्क फोर्स को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया। सर्विलेंस टीमें तैनात हों, मूवमेंट ट्रैक हो और जैसे ही मौका मिले ऑपरेशन शुरू हो।
एसटीएफ के अधिकारियों को उसी रात एक क्लोज्ड डोर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सिर्फ इतना बताया गया कि टारगेट की लोकेशन कंफर्म करो, उसकी मूवमेंट का पैटर्न समझो और किसी भी हालत में कोई लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अतीक को जरा भी भनक लगी तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिर उसे निकालना और भी मुश्किल होगा। डीजीपी जानते थे कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने की पहली कड़ी थी और इसे अंजाम देने के लिए उनके पास सिर्फ 48 घंटे थे। उस रात इस्लामाबाद में खानानी के गोदाम में जो हलचल थी वो किसी और रात जैसी नहीं थी। दर्जनों आदमी एक साथ काम कर रहे थे। नकली नोटों के बंडल बक्सों में बंद हो रहे थे, बक्से ट्रकों में लोड हो रहे थे और खानानी खुद वहां खड़ा था, एक एक खेप पर नजर रखते हुए, क्योंकि इस बार दाऊद की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उस शाम दाऊद ने उसे अलग से बुलाया था। कोई लंबी बात नहीं हुई। दाऊद ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तूने मेरे 11,000 करोड़ डुबोए, वो पैसा गया और काम भी नहीं हुआ। मोदी फिर भी बैठा रहा। अब अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो सही नहीं होगा। खानानी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि इस वक्त कोई सफाई काम नहीं करेगी, सिर्फ नतीजा करेगा। इसलिए उसने सिर हिलाया और गोदाम की तरफ चला गया। रात के 2 बजे तक अधिकतर ट्रक लोड हो चुके थे। हर ट्रक में करोड़ों रुपए के नकली नोट इस तरह से पैक किए गए कि ऊपर से देखने पर आम सामान लगे और नीचे से नहीं दिखे और बॉर्डर पर रूटीन चेकिंग में निकल जाए। लोडिंग खत्म होते ही मेजर इकबाल ने अतीक को फोन किया। सुनो, 8 नवंबर की शाम को सभी ट्रक नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और 9 नवंबर की सुबह 4 बजे तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ से ट्रक अपने कब्जे में लेने हैं। अतीक ने फोन रखा, अपने भरोसेमंद आदमियों को इकट्ठा किया और बॉर्डर की तरफ रवाना होने का हुक्म दिया। 8 नवंबर की शाम इस्लामाबाद की उस फैक्ट्री में सभी ट्रक तैयार खड़े थे, नोटों से भरे, बंद, रवाना होने का इंतजार करते हुए। बस एक आखिरी हरी झंडी की देर थी। मेजर शोभित शर्मा भी वही थे, उन्हीं लोगों के बीच उसी फैक्ट्री में, चेहरे पर वही भाव जो पिछले कई सालों से लगाए हुए थे, लेकिन मन में वो सब दर्ज करते जा रहे थे जो दिल्ली को जाना था। उधर तराई में अतीक के आदमी भी तैयार थे, बॉर्डर के पास चुपचाप ट्रकों का इंतजार करते हुए। और उसी सुबह दिल्ली में एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे थे, मोदी जी, डोभाल जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और आरबीआई गवर्नर। डोभाल जी ने कहा, सर, यह ऐलान आज रात ही करना होगा, 1 भी घंटे की देरी नहीं हो सकती। मोदी जी ने एक बार सबकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। फैसला हो गया था। उसी वक्त यूपी में एक पुलिस टीम पूरे दस्तावेज और वारंट लेकर निकली थी। एसटीएफ के जवान प्लेन क्लोथ्स में, अतीक की लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी और ऑपरेशन शुरू हो गया था। कुछ ही देर में अतीक पुलिस की गिरफ्त में था। इस्लामाबाद में दाऊद, मेजर इकबाल, खानानी भाई और कई और लोग एक कमरे में बैठे थे, ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे थे, घड़ी देख रहे थे और रात 8:15 हो चुके थे। तभी एक आदमी भागता हुआ कमरे में घुसा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। भाईजान, टीवी पर देखो, क्या आ रहा है। सब एक साथ टीवी की तरफ मुड़े। स्क्रीन पर मोदी जी थे, सीधे देश को संबोधित करते हुए, और वो ऐलान कर रहे थे कि आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद। कमरे में कोई नहीं बोला। नोटों से भरे ट्रक बाहर खड़े थे। सब कुछ तैयार था और सब कुछ एक झटके में कागज हो गया था। खानानी बड़ा उठा, कमरे से बाहर निकला, छत पर गया और उसी वक्त नीचे गिरकर उसने अपनी जान दे दी। उस रात हिंदुस्तान ने एक ऐसी लड़ाई जीती जो किसी मैदान में नहीं लड़ी गई थी। डोभाल जी ने वो किया जो एक सच्चे सेवक करते हैं, बिना शोर के, बिना श्रेय लिए, सिर्फ देश के लिए। और उनकी वो बहादुरी इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जो आम लोगों को कभी नहीं दिखते। और मोदी जी ने वो फैसला लिया जो शायद दुनिया का कोई और नेता उस वक्त नहीं ले सकता था। करोड़ों लोगों की तकलीफ जानते हुए भी देश की सुरक्षा को पहले रखा। कुछ फैसले इतिहास बनाते हैं, ये उनमें से एक था।